Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। हिंदी विषय के साथ हम फिर से आज आपके सामने हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर अपनी इस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा अपने व्यूज़ के द्वारा बता सकते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम फिर से अपने पुस्तक के पार्ट 3 कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसका कार्य हमने अपनी पिछली कक्षा में आरंभ किया था, वही लेखन कार्य हम लोग आज फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अपना कार्य शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 23, कौन सा वाला, पेज नंबर 23 और 24 पर आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे। देखिए बेटा, इस पुस्तक में पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ रिक्त स्थान, कुछ सही विकल्प किए थे। उसके पश्चात हम लोगों ने सर्वनाम शब्द छांटे थे भाषा की समझ में। आज हम इसी भाषा की समझ का द्वितीय अभ्यास प्रश्न वर्ण विच्छेद आरंभ करेंगे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वैसे तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा, है ना। भाषा की समझ, वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है। अब देखिए बेटा, इससे पहले की जो कक्षाएं थी आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी पढ़ा होगा। और इसके पहले जब हमने ग्रामर पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण यानी हमारे मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी वाली ध्वनि या आवाज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण। और वर्ण से मिलकर ही शब्द बनता है। याद कीजिए, जब हमने आपको भाषा और व्याकरण पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि मौखिक जो भाषा होती है उसको जब लिखित में लिखा जाता है तो वहाँ पर अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। अक्षर अक्षर को जोड़कर ही क्या होता है, शब्द बनता है। और जब किसी शब्द को तोड़कर मतलब उसकी मात्राएं, उसके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके जब लिख दिया जाता है तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण यानी अक्षर, विच्छेद यानी अलग करना। तो इस तरह वर्ण विच्छेद का मतलब हुआ कि शब्द में से वर्णों को अलग करना। तो हमारी इस एक्सरसाइज में हमें यही कार्य दिया गया है। अब इस कार्य को हम आरंभ कर रहे हैं। सभी छात्र अपना पुस्तक और पेंसिल का लेकर हमारे साथ ये कार्य आरंभ करेंगे। देखिए बेटा, क आपको दिया गया है प्राचीन। प्राचीन शब्द जो है, इसको तोड़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कई बार कोई वर्ण अपने आप में अकेला भी होता है और कोई वर्ण संयुक्त रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो अगर कोई वर्ण संयुक्त वर्ण है तो उसे उसकी मात्रा से अलग करने से पहले हमें उसको उसके अलग अलग दोनों वर्णों में भी तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम प्र को तोड़ते हैं, प हलंत, र हलंत। और फिर इसमें हम स्वर, याद कीजिए हमने कहा था प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिला होता है, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक के और जितने भी संयुक्त या द्वित्व व्यंजन होते हैं उन सभी में स्वर मिला होता है। अ की जो ध्वनि है वो सब में होती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आ की मात्रा है, यानी यहाँ पर स्वर तो है लेकिन अ वाला नहीं बल्कि कौन सा है, आ वाला स्वर है ना। तो अगला हम जाते हैं च। ये रहा च। च में से हम स्वर निकालेंगे तो ई जो है वह भी एक स्वर है। तो इसमें हमने कौन सा स्वर निकाल दिया, बड़ी ई। उसके पश्चात
न, न, न में से हम स्वर निकाल रहे हैं तो हमने क्या लगा दिया उसके नीचे, हलंत। अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है यानी ऐसा वाला चिन्ह बेटा, इसका मतलब होता है कि अब उसके अंदर से आपने स्वर को या अ की ध्वनि को हटा दिया है। तो उस अ की ध्वनि को हटाकर मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इस प्रकार हमारे प्राचीन शब्दों को जब हमने तोड़ा, पर आ च ई न अ, पर आ च ई न अ, तोड़ दिया तो ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर इन सब को हम इकट्ठा कर दें तो फिर से क्या हो जाएगा, प्राचीन, पर आ प्रा, च ई ची, न अ न। ठीक है, अगला कोणार्क, को नार क। ठीक है, जैसा वर्ण हमें सुनाई देगा वैसा ही हम लिखेंगे। अगर हमें स्वर सुनाई देता है तो हम स्वर लिखेंगे। पहले हम को तोड़ते हैं, क ओ, को है तो क और ओ को अलग करो, क ओ। ठीक है, णार्क, अणा अण आ, स्वर निकाल दिया हमने आ। फिर र क, कोणार्क, तो आपको पहले क्या सुनाई दे रहा है, र सुनाई दे रहा है। ये नहीं कि ये ऊपर वाला जो र है आपको अगर बहुत पहले सुनाई दिया है तो उसको तोड़कर लिखते समय भी हम पहले र लिखेंगे, फिर क, और इन दोनों में से हमने स्वर निकाल दिया अ। तृतीय आपका है समृद्ध, स मृ ध। चलिए, स साधारण व्यंजन, व्यंजन में से हमने सिर्फ क्या निकाल दिया, स्वर, स अ। ठीक है, फिर मृ, याद कीजिए ये वाली जो मात्रा है ये किसकी है, ये भी एक स्वर की है जिसे आप री कहते हैं बेटा। ये जो मात्रा है ये स्वर री की मात्रा है। ठीक है, उसके पश्चात द। अब इसमें से हम स्वर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये अपने आप में यहाँ पर पहले से स्वर रहित दिया गया है, यानी हमें द में से स्वर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ध स्वर निकला अ, समृद्ध, स र म र र द ध। अगर मैं इन्हें एक साथ न पढ़ूं तो इसका उच्चारण कुछ ऐसा सुनाई देगा जो बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं है। स अ म रि द ध अ, क्या है ये, बिल्कुल भी कान को अच्छा नहीं लग रहा। जब हमने चीज तोड़ दी, जब उसको हम इकट्ठा करते, स अ स, मृ मृ, द ध समृद्ध। अंतिम घ दृश्य, दृश्य। बहुत आसान है। पहले आप द को लीजिए, इसमें से स्वर निकाला तो हलंत लगा दिया, प्लस अब हमने स्वर क्या निकाला, री। ठीक है, फिर हमने अगला वर्ण लिया श। आप देखिए ये आधा श है, इसका मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। ठीक है, फिर य पूरा लिखा हुआ है यानी इसके अंदर स्वर मिला हुआ, तो स्वर हमने अलग निकाल लिया। और जब स्वर अलग आ जाता है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन जब प्रयोग होते हैं बेटा, तो उसमें जो पहला व्यंजन होता है वह आधा होता है, यानी उसके अंदर से स्वर पहले से ही हटा दिया जाता है। तो सभी छात्र इस कार्य को अपनी पुस्तक में बहुत जल्दी से सही तरीके से लिख लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप घर पे इसको बहुत अच्छे से लिख सकें। चलिए अगला कार्य इसी पेज पर
पेज नंबर 24 निकालेंगे सभी छात्र। वहां पर आपको बहुत सरल सा कार्य दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 3, रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, अर्थात विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरें। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको ऊपर कुछ 5 शब्द दिए। पहला लघु, दूसरा शब्द आपको दिया है निकास, तीसरा शब्द दिया है विदेश, चौथा दिया है बड़ा और 5वां शब्द दिया है नवीन। 5 शब्द आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, 5 रिक्त स्थान दिए हैं। प्रत्येक वाक्य में कोई एक अक्षर है जो नीले रंग से लिखा हुआ है और उस शब्द का ही जस्ट अपोजिट विलोम वाला शब्द आपको ऊपर से ढूंढना है और उस रिक्त स्थान में या वाक्य में फिल करना है। तो जिस तरह पहला वाक्य पढ़ते हैं, इस मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं, देश शब्द जो है वो नीले अक्षर में छपा है ना। रिक्त स्थान से लाखों सैलानी आते हैं, ये शब्द नीले रंग में छपा हुआ है और इसी वाक्य में अगला रिक्त स्थान दिया है जहां पर आपको रिक्त स्थान में कोई एक शब्द तो भरना है, पर वो शब्द ऐसा होना चाहिए जो इसका अपोजिट हो। कैसा हो? इसका अपोजिट हो। तो सभी छात्र ऊपर के शब्द एक बार पढ़ेंगे और हमें बताएंगे कि इसके अपोजिट या इसके विलोम के लिए कौन सा शब्द ज़्यादा सही है। देखिए, हम जहाँ रहते हैं वो देश होता है, तो जो लोग इस देश के बाहर रहते हैं वो क्या कहला जाएगा? सोचिए। लघु नहीं, लघु का मतलब होता है छोटा, निकास का मतलब होता है जाना, विदेश मतलब जो हमारे देश के बाहर होता है, तो वो हो जाता है इस शब्द का उल्टा या अपोजिट। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लाखों सैलानी आते हैं। अगला रिक्त स्थान है विशाल सागर के सामने नदी बहुत रिक्त स्थान होती है। विशाल सागर के सामने यानी अगर समंदर विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उसकी साइज के आगे नदी कैसी हो जाएगी? अपोजिट लिखना है हमें, है ना, उल्टा करना है। विशाल का उल्टा क्या हो जाता है? लघु। नदी कैसी दिखाई देती है? लघु दिखाई देती है। तीसरा, मंदिर में देखिए नीले अक्षर में आया है शब्द प्रवेश। मंदिर में प्रवेश और रिक्त स्थान के द्वार अलग अलग हैं। मैंने पहले कहा था प्रवेश का मतलब होता है आना और जाना के लिए कौन सा शब्द बताया था? निकास। यानी कि एक ही लाइन में दो अपोजिट, दो विलोम शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं और उस वाक्य का अर्थ निकल रहा है। सही तो बात है कि मंदिर में आने का और जाने के दरवाजे अलग अलग होते हैं। तो आना यानी प्रवेश और जाना यानी निकास। यह प्राचीन मंदिर देखिए आज भी रिक्त स्थान प्रतीत होता है। प्राचीन यानी पुराना, लेकिन आज भी वो कैसा दिखता है? नया। तो नया, पुराना का उल्टा होता है नया, उसी प्रकार प्राचीन का विपरीत होता है नवीन। इन्हें मंदिर बना तो बहुत पुराना है, लेकिन आज भी उसको देखो तो कैसा दिखाई देता है? नया दिखाई देता है। तो आप लोगों का सही विकल्प क्या हो जाएगा? नवीन। अंतिम
प्रवेश द्वार छोटा, शब्द नीले रंग में क्या दिया है? छोटा। प्रवेश द्वार छोटा पर मंदिर बहुत कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे विलोम शब्द वाले रिक्त स्थान पूर्ण होते हैं। सभी छात्र बहुत जल्दी से इन रिक्त स्थानों को अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 4 जो है बेटा, वाक्य शब्दों का वाक्य में प्रयोग। इसमें आपको 4 शब्द दिए गए हैं। पहला दृश्य, दूसरा शब्द दिया गया है बनावट, तीसरा शब्द दिया गया है रास्ता, और चौथा शब्द आपको दिया गया है इमारत। ये चारों शब्द जो हैं ये आपकी पुस्तक में, आपके चैप्टर में आया हुआ है। मैं इनका अर्थ आपको बता रही हूँ, किंतु यह कार्य आप स्वयं करेंगे और अच्छे से याद रखिए, यह कार्य आपका आज का होमवर्क है। एक्सरसाइज नंबर 4, पेज नंबर 24, दिस इज योर होमवर्क। आप स्वयं पुस्तक में अपने वाक्य बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे कि मैम हम लोगों ने देखिए यह वाक्य बनाया है, तो यह सही है अथवा गलत है। एक छोटे से वाक्य में आप लोगों को बनाकर बता दे रही हूँ। पहला है जैसे बेटा आपका दृश्य। दृश्य का मतलब होता है कोई सीन, है ना। आपके नज़र जब भी कुछ देखती है तो वो जो भी देख रही है उसको हम लोग दृश्य कहते हैं। मान लीजिए आप नदी किनारे गए हैं, आपकी आंखों ने नदी को देखा है तो वह नदी का दृश्य हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में कोई सीन आता है लड़ाई वाला तो वो दृश्य कहलाता है। आप समंदर किनारे जाते हैं तो वहाँ पर आप जो देखते हैं, आपकी निगाह देखती है, वो दृश्य कहलाती है। तो इस प्रकार मैं सिंपल कह सकती हूँ, आज मैंने एक सुंदर दृश्य देखा, या पर्वतों पर दृश्य सुंदर होते हैं, या नदी किनारे का दृश्य बहुत अच्छा होता है। तो आप इस शब्द को लेकर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। और फिर भी यदि अगर आपको लगता है कि ये कठिन है तो आप अपनी पुस्तक की मदद ले सकते हैं। चलिए, दूसरा शब्द है बनावट। बनावट का मतलब होता है आकृति, है ना। जैसे आपके पूरे शरीर की बनावट है, आपके चेहरे की बनावट है, उसके आधार पर हम कहते हैं ना कि ये सुंदर है या ये अच्छा नहीं है, या इसका चेहरा कितना खराब दिखता है। बनावट का मतलब होता है आकृति बेटा। जैसे इस पेन की बनावट बहुत अच्छी है, पकड़ने में इजी है। इस बोर्ड की बनावट जो है वो बहुत अच्छी है ना, स्क्वायर में है। बनावट का मतलब होता है किसी भी वस्तु या स्थान का आकृति होना। तो इसके लिए जैसे सूर्य मंदिर की जो बनावट है वो रथ के आकार की है। आपके घर की बनावट जो है वो एक माचिस के डिब्बे जैसी है। मेरे घर की बनावट मैं कह सकती हूँ कि एक गोल रोटी के आकार की है, अगर वो थोड़ी गोल वाली डिज़ाइन में बना है तो। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं या आप किसी इमारत पे जाते हैं, है ना, जैसे आप लोग कुतुब मीनार देखने गए होंगे, उसकी बनावट कैसी है याद कीजिए, पूरी लंबी बनी हुई है ना। आप जंतर मंतर जाते हैं, वहाँ की बनावट अलग है। आप जामा मस्जिद देखने जाते हैं, उसकी बनावट अलग है ना। उसी प्रकार जैसे अगर आप अक्षरधाम देखने जाते हैं तो उस मंदिर की बनावट कैसी है, कमल के आकार की है। लोटस टेम्पल देखते हैं, उसकी बनावट लोटस के जैसी होती है। तो हर जगह या हर वस्तु की कोई न कोई बनावट होती ही है।
अब वो राउंड शेप में है, सर्किल में है, जिसमें भी है, आपको अगर उसकी बनावट पसंद आती है तो आप उसके बारे में बात करते ही हैं। तो यहाँ पर भी आप अपना वाक्य ऐसी किसी चीज़ को लेकर बना सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए मैंने कल रोटी बनाई, उसकी बनावट अच्छी थी, यानी उसकी आकृति सुंदर थी। ठीक है। तीसरा है रास्ता। रास्ता सबको पता है, रास्ता का मतलब होता है मार्ग, वे, है ना। मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत आसान है, मेरे घर का रास्ता ये है, या मेरे घर का रास्ता यहाँ से गुजरता है। कोई भी वाक्य आप अपने पसंद का जो आपको सरल लगता है वो आप बना सकते हैं। अंतिम इमारत। इमारत यानी बिल्डिंग, है ना। आपके घर को आप इमारत नहीं कह सकते क्योंकि वो घर है, वो एक भवन है जिसमें बाकायदा एक ही तरह के लोग रहते हैं। इमारत मतलब जो सबके लिए ओपन होती है, जैसे कोई कार्यालय या कोई ऑफिस होता है ना, जैसे जिला पंचायत की इमारत होती है, नगर पालिका की इमारत होती है ना, जैसे कलेक्टर महोदय का जो है ऑफिस होता है वो भी एक इमारत है। तो जो भवन या जो कक्ष या जो कमरे या उनसे मिलकर बना हुआ कोई स्थान जो सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है और सबके लिए एक समान होता है, उससे हम इमारत कह सकते हैं। जैसे हमने सूर्य मंदिर पढ़ा, वो है मंदिर लेकिन वो सभी के लिए ओपन होता है, वहाँ हर कोई जा सकता है, तो वो एक तरह से हमारी क्या है, प्राचीन इमारत है। तो इस तरह आप इस शब्द को लेकर भी अपने मन का कोई वाक्य बनाएंगे। और यदि आपको डाउट है कि सही है अथवा गलत, आप एक बार अपने पेरेंट्स को या घर में जो भी बड़े हों उन्हें बताएं, और फिर भी कोई डाउट है तो आप सीधे मुझे भेजिए, मैं आपको पढ़कर बता दूंगी कि बेटा यहाँ पर ये गलती है। ठीक है। सो राइट द होमवर्क, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। इसके पश्चात अब हम बेटा अपना क्लास वर्क का कार्य आरंभ कर रहे हैं। हम क्लियर यहाँ लिख रहे हैं, राइट इन CW नोटबुक। ठीक है। अब यह कार्य आप लोग अपनी कॉपी में अर्थात अपनी नोटबुक में लिखना आरंभ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं। शब्दार्थ लेखन के लिए सबसे पहले पहला शब्द है हमारा, बाकायदा आपको बेटा ये इस तरह से यहाँ पर मार्जिन दी गई है, मार्जिन का प्रयोग ना करते हुए आपको बीच में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। याद कीजिए, पहला शब्द है धरोहर। धरोहर का मतलब होता है विरासत, विरासत। ठीक है। उसके बाद में है आपका सेकेंड वाला शब्द जो वह है सैलानी। सैलानी, सैलानी का मतलब होता है पर्यटक। जो लोग घूमने आते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटक। फिर वास्तुकला। वास्तुकला का अर्थ होता है निर्माण करने का ढंग, निर्माण करने का ढंग। और अंतिम वाला जो है वो है यूनेस्को। यूनेस्को हमने पहले कहा था कि एक संस्था है जो विश्व के विभिन्न विभिन्न स्थानों को देखती है, परखती है कि हाँ उसमें क्या विशिष्टता है, और वो फिर अपनी पुस्तक में उसका नाम
लिख लेती है। तो यूनेस्को का पूरा जो नाम है वो क्या है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए बेटा, यूनेस्को है ना, इंग्लिश में है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में उसको विस्तारित नाम लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। तो इस प्रकार यह हमारे शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। आप सभी को पता है जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो अंत में फिर वहां पर हम बाकायदा इस तरह लाइन खींच देते हैं। इसके नीचे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं श्रुत लेख के, जो आप लोग घर पे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। श्रुत लेख शब्द, श्रुत लेख शब्द जो है बेटा, हम यहाँ पर आपके लिए 1 बार लिख रहे हैं और इन्हीं शब्दों को आप लोग अपनी कॉपी में 3 बार लिखेंगे। पहला शब्द है प्राचीन, दूसरा शब्द है निर्माण, फिर इसी का तीसरा शब्द है सर्वप्रथम, चौथा शब्द है इसका कोणार्क, पांचवा शब्द है उपलब्ध, छठा शब्द है इसका समृद्ध, सातवां शब्द है प्रवेश और अंतिम शब्द है हस्तशिल्प। इन शब्दों को आप 3-3 बार लिखेंगे। सभी छात्र यह कार्य तेजी से करेंगे। सभी छात्र सुंदर अक्षर में ये कार्य करेंगे बेटा, कोई भी राइटिंग खराब नहीं करेगा। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा आप लोगों को यह कार्य अपने PDF में भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात हम अपना प्रश्नोत्तर का कार्य आरंभ करेंगे। प्रश्न उत्तर के लिए हमेशा पहले ऊपर आप हेडिंग अवश्य लिखेंगे, उसके बाद हम अपना कार्य लेखन आरंभ करेंगे। ये सारा कार्य आप अपनी CW कॉपी अर्थात क्लासवर्क नोटबुक में कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए सफाई से करें और सुंदरता से करें। अब हम अपना प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य
आरंभ करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपकी 3rd है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर की सैर करने के लिए कैसे कैसे जाया जा सकता है? ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न बेटा आपकी पुस्तक में बाकायदा दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हम लिख रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की सैर करने के लिए रेलगाड़ी, बस, टैक्सी या हवाई जहाज से जाया जा सकता है। से जाया जा सकता है। पूर्ण विराम। आपका पहला उत्तर यही समाप्त होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सरल पूछा था कि आप लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर कैसे जा सकते हैं, तो हमें रेलगाड़ी, बस, टैक्सी या हवाई जहाज किसी का भी प्रयोग करके हम जा सकते हैं, है ना। दूसरा उत्तर हमारा है कोणार्क मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हम लिख रहे हैं, जो कि प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है बेटा, है ना। कोणार्क मंदिर का निर्माण, कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी, याद आया, 13वीं शताब्दी में 1200 शिल्पकारों द्वारा 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। क्योंकि प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे थे, कब और कैसे। तो कब 13वीं शताब्दी में, कैसे तो 1200 शिल्पकारों द्वारा 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, है ना। इसके बाद आप एक लाइन आराम से ल्यू कर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। प्रश्न नंबर ग आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर ग वैसे तो छोटा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का वर्णन कीजिए, किंतु जब बात किसी वस्तु, किसी जगह की भव्यता की, सुंदरता की आ जाती है तो फिर वह छोटा नहीं रहता है बेटा। तो यह वाला उत्तर भी हमारा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चूंकि हमें अपने उस मंदिर की सारी विशिष्टताएं लिखनी है तो वो हमारे लिए आवश्यक है। हम यहाँ पर आपके लिए लिख रहे हैं
कोणार्क का सूर्य मंदिर मंदिर 24 पहियों वाले 24 पहियों वाले रथ के आकार में बना है। हम जैसा बोलते जा रहे हैं बेटा वैसा ही हम लिखेंगे भी। वाले रथ के आकार में बना है। दूसरी विशिष्टता, जिस पर सूर्य देवता विराजमान है, विराजमान है ना। फिर ये पहिए कैसे हैं? धूप घड़ी का भी काम करते हैं। धूप घड़ी का भी काम करते हैं। ये भी तो उसकी एक स्पेशलिटी है ना जो हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने और इसकी स्पेशलिटी बताइए, किन्हीं बच्चों को पता है? हाँ, इसके प्रवेश द्वार पर, इसके प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्तियां हैं? सीढ़ियों के दोनों ओर शेरों की प्रतिमाएं हैं। शेरों की क्या है? प्रतिमाएं हैं। और भी इसमें कुछ विशेषता है क्या? किन्हीं बच्चों को पता है? हाँ, मंदिर की भव्यता, मंदिर की भव्यता कैसे पता चलती है? दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां जो है ना, मनमोहक मूर्तियों से प्रकट होती है, प्रकट होती है। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की भव्यता हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। इसके पश्चात आप बाकायदा यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर घ। देखिए बेटा, घ वाला प्रश्न, उसका उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं। चूंकि प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, हम पुस्तक से प्रश्न आपके लिए दोहरा रहे हैं। यूरोपीय जहाजियों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या नाम दिया था? एक ही वर्ड हमें जोड़ना है, लेकिन हमारा प्रश्न बहुत सरलता से उत्तर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? देखिए, यूरोपीय जहाजियों ने कोणार्क
सूर्य मंदिर, के सूर्य मंदिर को, किसी को याद है क्या नाम दिया था? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा नाम दिया था या है? कोई बताएंगे हमें? दिया था, क्योंकि वो लोग तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? था। तो इस प्रकार यह अंतिम प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है और पार्ट 3 का लेखन कार्य भी इसके साथ यहीं पर समाप्त हो रहा है। सभी छात्र ध्यान से उत्तर को देखेंगे, लिखेंगे। वाक्य अधिक होने से कोई भी बच्चे कंफ्यूज होकर लाइन ऊपर से नीचे नहीं बदलेंगे। आपके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप चाहें तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, अन्यथा आपको यही चीज़ आपके व्हाट्सएप पे या आपके PDF में भी मिल जाएगी बेटा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर के साथ हमारा आज का हिंदी विषय का जो कक्षा और हमारा पार्ट 3 कोणार्क का सूर्य मंदिर भी समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग प्रसन्न रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।